अवैध खनन का मुद्दा देश और प्रदेश के लिए हमेशा से चुनौती बना रहा है। समय के साथ सरकारें जरूर बदली हैं, लेकिन अवैध खनन पर खनन माफिया का शिकंजा कायम रहा है। ये हालात तब भी थे जब सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पर रोक लगाई थी और खनन माफिया धड़ल्ले से खनन करता था। ताजा घटना भरतपुर के डीग की है, जहां बाबा विजय के आत्मदाह की कोशिश के बाद मुद्दा गरमाया हुआ है और सरकार पर विपक्ष हमलावर है। खनन सरकार के लिए राजस्व का बड़ा जरिया है, लेकिन खान विभाग ने राजस्व का जो टारगेट तय किया, उसको भी अवैध खनन ने जोरदार झटका दिया है। 2017 से 2020 तक तय टारगेट से विभाग को 5,000 करोड़ कम राजस्व मिला है। हालांकि सरकार के स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें पिछले 3.5 साल में 8,679 केस दर्ज हैं, तो वहीं 10,544 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर अवैध खनन के गरमाते माहौल पर कांग्रेस भी भाजपा को घेरती दिख रही है। अवैध बजरी खनन सरकार और पर्यावरण के लिए नासूर बन गया है। खनन माफिया सिस्टम को चुनौती दे रहा है और इस बीच आम जन पर इसका सीधा असर हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक संरक्षण के बिना अवैध खनन की अमरवेल बढ़ सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे अवैध खनन की, इलीगल माइनिंग की। खैर चर्चाएं होती हैं जब कोई बड़ा मुद्दा होता है तब, उसके बाद में वही ढक के तीन पात मीडिया अपनी स्टोरीज लिखता रहता है, कुछ दिन की गर्माहट रहती है, उसके बाद में सब भूल जाते हैं। हर किसी को सहूलियत चाहिए, पैसे कमाने की भी, सामान की उपलब्धि की भी, और अपने रसूखात को सहजता के साथ में कैसे काम लिया जा सकता है, तमाम चीजों का एक समन्वय बना हुआ है अवैध माइनिंग में। कोई ये कहे कि एक पक्ष है केवल माइनिंग करने वाला, गलत है। बहुत सारी चीजें हैं और हम सब जानते भी हैं। मैं ये नहीं दावा कर रहा है कि मेरी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, मैं दावा कर सकता, बिल्कुल नहीं। मैं जो कर रहा हूं, आम दर्शक जो बैठ करके देख रहा है उसको भी मालूम है कि क्या खेल चलता है माइनिंग में और क्यों चलता है, कौन इसके पीछे होता है, क्यों प्रशासन आंख मूंद लेता है, तमाम चीजें हैं। पैसे का शॉर्टकट मेथड, मलाई वाली पोस्टिंग, अगर आपको चाहिए तो आप आंख मूंद लेंगे और पैसे कमाने वाले पैसे कमाएंगे। ये सबसे बड़ी वजह है। और कोई राजनीतिक दल हो चाहे कोई गवर्नमेंट हो, ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकता है कि हमारे वक्त ऐसा नहीं हुआ था, उसके वक्त ऐसा, और बिल्कुल नहीं। आज कांग्रेस सत्ता में है, कल कांग्रेस दावा करती थी कि इलीगल माइनिंग में राजस्थान का क्या हाल हो रहा है। आज बीजेपी विपक्ष में है, कांग्रेस सत्ता में है, तो बीजेपी आवाज उठा रही है। तो चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, राजेंद्र आर्य साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और शैलेंद्र सिंह गुर्जर साहब हमारे साथ भाजपा से हैं। सभी का स्वागत है। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैंने कुछ अल्फाज अभी आपके सामने रखे। कोई भी व्यक्ति ये बात कह सकता है, कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं है। कोई ये कहे कि देखिए साहब, आज हमने डंपर कैसे चोरी करते हुए लेके आ रहे हैं बजरी की, हमने एक्सक्लूसिव, बिल्कुल नहीं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उस क्षेत्र की आंखें रोज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखती हैं, हम तो कभी जाकर के देखते हैं। मैंने पूछा बनास में किसी से कि ये हमारे रिपोर्टर ने स्टोरी भेजी है कि साहब ये तो क्या, हम तो रोज ही हमारी नजरें देखते हैं, आपके कैमरा तो आज देख रहा है। ये आपको लगता है कि टूट पाएगा ये गठबंधन? योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं ये मानता हूं कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना प्रशासनिक आशीर्वाद के ये चीज चलती नहीं। और ये क्यों होता है? क्योंकि माइनिंग एक सॉफ्ट इनकम सोर्सेज है, और जब माइनिंग के बारे में ये माना जा रहा है कि इसके अंदर लागत तो कम है, इनकम ज्यादा है। दूसरा ये है कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, मैक्सिमम आप समझिए कि ये माइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं। ये नहीं है तो इनके परिवार वाले हैं, परिवार वाले नहीं है तो इनके पार्टी वाले हैं, इनमें राजनीतिक दल में। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि साहब ये चीज रुक सकती है, ये रुकेगी कभी नहीं। कलेक्टर को भी पूरी जानकारी रहती है, एसपी को पूरी जानकारी रहती है। कलेक्टर के पास तो पूरा लवाजमा रहता है, पटवारी गिरदावर सब है। एक प्लॉट खरीद लिया जाता है, एक प्लॉट खरीद करके उसका लाइसेंस दे दिया जाता है। उसके आसपास के जितने प्लॉट वाले हैं उनको थोड़े बहुत पैसे दे करके उन लोगों की फिर माइनिंग जो है उनमें से दोहन चालू कर दिया जाता है। इसी प्रकार से पहाड़ है, आप देखेंगे अपने जयपुर के अंदर तो झालाना पहाड़ कटे पड़े, इतने बड़े बड़े पहाड़ जो फॉरेस्ट विभाग में आते हैं उन्हीं को काट दिया, उन्हीं को पत्थरों से गायब कर दिया उनमें से। तो ये स्थिति के आदेश के बाद में से देखिए, ये कोर्ट आदेश दे सकता है, लेकिन पालना करने और कराने वाले हमारे प्रशासनिक अधिकारी और वहां के संबंधित राजनेता होते हैं। आप देखिए, छोटे मोटे मुकदमे दर्ज कर लेंगे। ये माइनिंग विभाग वाले क्या कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई है तो भाई हमें मुकदमे दर्ज करने, आप देखिए बहुत छोटे छोटे मुकदमे दर्ज मिलेंगे आपको, और वो उसमें एक आदमी है, वो ट्रैक्टर वाला है, ट्रॉली वाला है, उसको पकड़ के बंद कर देंगे। इस प्रकार के केसेस ज्यादा मिलेंगे। मतलब इस माइनिंग को बंद करने की मंशा किसी की नहीं है और न कभी होगी। आप देखिए कि अभी कोई साधु महात्मा है जिनकी वो आग में जल गए वो। अब आप बताइए, उस जगह का पूरा इलाका है, 500 जाने कितने दिन से वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या कलेक्टर, क्या एसपी, क्या एडीएम, क्या एसडीएम, इनको कोई जानकारी नहीं है क्या कि कौन सी अवैध जमीन है, कौन सी वैध जमीन है? इनको सब जानकारी है। मैं तो ये कहता हूं कि अब तो इन कलेक्टर के नाम हटाई देने चाहिए कि साहब कलेक्टर है। अंग्रेजों के जमाने से जो नाम आ रहे हैं ना, इनके जो अधिकार है, अब ये कह रहे हैं साहब कलेक्टर क्या करेगा? अरे कलेक्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा? एसपी नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर? और इस प्रकार की जो आलोचना हमारी सरकारों की होती है, ये लोग उससे सबक नहीं सीख रहे हैं।
ये मात्र अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर ढोलते रहते हैं, जबकि ये इस तरह की बात नहीं है। ये रोकना चाहे तो माइनिंग और अवैध कार्य ये बिल्कुल रुक सकता है किसी भी सूरत में। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, आप एक लॉयर भी हैं। देखिए, राजनीति करना किसी भी मुद्दे पर सहज है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि तस्वीर बस इतनी सी है कि अभी आप विपक्ष में बैठे हैं, उस वक्त आप लोग जवाब वो देते थे जो आज कांग्रेस दे रही है। और विधानसभा से लेकर के और बाहर तक कई बार ये बातें उठ चुकी हैं, कई बार स्टोरीज लोग कर चुके हैं। ये बताइए कि पहली बात तो वास्तव में पर्यावरण संतुलन के लिए वास्तव में हम नीतिगत और नियत के साथ में कुछ कर पा रहे हैं, या फिर बस केवल एक राजनीतिक चश्मे से हम लोग देखते हैं कि हाँ बिल्कुल वो गलत कर रहा है, इसने ये सुसाइड कर लिया, उसने। मैं तो कहता हूं कि सुसाइड भी उन्होंने कर लिया, ये पहली घटना नहीं है। कहां कहां किस किस तरह की घटनाएं हुई हैं। आईएएस पे गाड़ी चढ़ा दी, दूसरी घटनाएं हैं, 10 बड़ी घटनाएं आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या स्थितियां बनी। और कोई पार्टी की कोई सरकार ऐसी नहीं है ये दावा कर सके कि हमारे वक्त बिल्कुल नहीं इलीगल माइनिंग। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि वास्तव में इलीगल माइनिंग नाम की कोई चीज है और उससे संरक्षण किसका मिलता है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है कि साधु संत जो आंदोलन कर रहे थे 551 दिन से, और एक साधु ने आत्मदाह कर लिया। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। आप देखिए, जब से मेरा जो छोटा सा सवाल मैं वो जानना चाहता हूं, मैं तो वो जानना चाहता हूं, आप बोलिए कि इलीगल माइनिंग प्रदेश में पहली बार हुई, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप बोलिए, आपका राइट है। नहीं, मेरा जो सवाल है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे भारतीय जनता पार्टी ने सर मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल है कि इलीगल माइनिंग नाम की चीज है, और अगर है तो क्यों हो रही है, ये कैसे हो जाती है ये? देखिए, मैं आपको बताऊं योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने डी कामा में जो माइनिंग थी उनको बंद कराया था, और आज जो वैध लाइसेंस देके माइनिंग की जा रही है, उस वैध लाइसेंस के आड़ में अवैध माइनिंग की जा रही है। तब वो एक जो हमारा जो इलाका है आदि बद्री और कनकाचल पर्वत का, वो व्रजभूमि में आता है, और वहां श्री कृष्ण की लीलाएं रही, इसलिए साधु संत उस पर आंदोलन कर रहे थे कि साहब इस तरह से दोहन किया जा रहा है, अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। लेकिन नहीं किया गया, अंततोगत्वा उनको एक्शन लेना पड़ा, और इस तरह का एक्शन दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में। आपको मैं बताऊं, 3.5 साल में जब से मुख्यमंत्री गहलोत जी की सरकार आई है, तब से 9,000 मामले अवैध खनन के सामने आए, और आपको बताऊं 250 से ज्यादा जानलेवा हमले किए गए। मेरे पास में समय मात्र 15 मिनट है। मैं आपसे भी, राजेंद्र जी से भी, योगेंद्र जी, मूल मुद्दे की बात में आना चाहूंगा। सतीश पूनिया जी को जो आप शब्द कह रहे हैं वो क्यों, अभी मैंने जनता को सुनवाया अच्छे से। राजेंद्र आर्य साहब अगर आपके काउंटर में कुछ कहेंगे वो मैं डोटासरा जी के सुनवा चुका हूं। आप इन चीजों को छोड़िए। जनता आपसे ये जानना चाह रही है कि इलीगल माइनिंग नाम की कोई चीज है तो कैसे हो रही है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं आपसे, उस मुद्दे का आप मुझे बताइए आंसर। मैं बहुत छोटे से मैं चाहता हूं कि क्या अवैध खनन होता है तो कैसे हो जाता है वो? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही होती है और प्रशासन की ढिलाई होती है। और जहां तक आपने देखा होगा, जो वैध लाइसेंस दिए जाते हैं और उन वैध लाइसेंसों के अलावा जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनमें खनन दोहन होना शुरू हो जाता है, और एक माफिया राज पनप चुका है। आप देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये अखबार की दैनिक भास्कर की कटिंग है कि खान मंत्री को ही भाया अवैध खनन, उनका जिला 12 नंबर 1 पर है। जो भरत सिंह जी, जो इनके कांग्रेस के विधायक हैं, वो कह रहे थे कि 3.5 साल से वो चिट्ठियां लिख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि प्रमोद जैन भाया खनन माफिया है, वो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आप देखिए, कोटा दूसरे नंबर पे कोटा है। शांति धारीवाल जी के लिए सब कह रहे हैं कि उनके ही विधायक, वो कह रहे हैं इनका अलाइनमेंट बिगड़ा है, भ्रष्टाचार यूडीएच में जबरदस्त हो रहा है, ये भी खनन माफिया को पनपा रहे हैं। अलवर, चौथा चित्तौड़गढ़। आप देखिए, विधायक जो कांग्रेस के विधायक है राजेंद्र रिदूड़ी, वो कहते हैं तस्करी जो डोडा और चूरा है, जहां अफीम की तस्करी होती है, वो थानों से चोरी होकर तस्करी हो जाती है। तो ये सब कौन पनपा रहा है? ये पूरी सरकार के सामने सरकार का संरक्षण है साहब। सरकार का संरक्षण के बिना ये माफिया पनप नहीं सकती। मेरा टॉपिक केवल इलीगल माइनिंग है। आप अवैध डोडा चोर, अवैध रेप तक मत जाए प्लीज। नहीं, अवैध ही है, ये सारा अवैध ही है। माइनिंग तक रहेंगे। आप देखिए ना, आज अपन शैलेंद्र जी केवल इलीगल माइनिंग तक। खनन तो प्रमोद जैन भाया के लिए 12 में हो रहा है। ये तो न्यूज़ है। सवाल ये है, अवैध खनन मंत्री करा रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। आप बताइए, जवाब दीजिए। प्रमोद जैन भाया सबसे बड़ा खनन माफिया है। जवाब ले लें, आपकी इजाजत तो ले लेता हूं जवाब मेरा ये है कि मैं, देखिए, आप कहेंगे कि पहली बार नहीं हो रही होगी। सरकार आपकी है, अभी जवाबदेही आप लोगों की है, और
मैंने ये तो मैं कह सकता हूं और मैंने कहा है कि कोई सरकार ये दावा नहीं कर सकती, ना कोई पार्टी कर सकती है कि हमारे वक्त राम राज्य था, बिल्कुल नहीं हुआ। इलीगल माइनिंग हर कोई भी सरकार, लेकिन अभी जवाबदेही आपकी है। और संदर्भ वर्तमान घटना का, जैसे मैंने कहा कि मीडिया भी, हम लोग भी तभी आंख खोलने की कोशिश करते हैं जब कोई मामला गर्म होता है, करंट होता है कि पब्लिक इसको पढ़ना चाहेगी, फिर हम सारी चीजें लेकर के आते हैं। क्योंकि सब जगह, मैंने तो कहा ना कि मैंने 3 जगह से पता किया लोगों से, तो कहते हैं कि हमारी आंखें तो डेली ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखती हैं। योगेंद्र जी, इसमें 2 बातें हैं। एक तो हमारी सरकार आने के बाद से 2019 से लेके 22 तक के मैं पूरे आंकड़े आपको बता दूं कि अवैध बजरी खनन के करीबन 7,608 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सामान्य पत्थर की जो अवैध माइनिंग थी उसमें 656 एफआईआर दर्ज हुई हैं। कीमती पत्थर और मार्बल ग्रेनाइट की 96 एफआईआर दर्ज हुई हैं। और ये जो अन्य खनिज है उनकी 329 एफआईआर दर्ज। ये मैं 4 सालों के आंकड़े बता रहा हूँ और ये साल अभी रनिंग में है। दूसरा जो मतलब विजयदास जी महाराज की जो दुखद दुर्घटना हुई जिसके अंदर उन्होंने आत्मदाह किया, वहां क्या मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास में ये जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर का ये मीटिंग का नोट है जिसके अंदर ये सभी लोग संत महात्मा भी उपस्थित थे और संभागीय आयुक्त भी थे और हमारे रेंज के आईजी भी थे, जिला कलेक्टर आलोक रंजन सिंह जी भी थे और श्याम सिंह जी जिला पुलिस अधीक्षक थे, वो भी थे। उनके बीच में जो समझौता हुआ था ना, सरकार ने करीबन 2020 के अंदर उन क्षेत्र को सुरक्षित वन को हस्तांतरित करने के लिए कलेक्टर का प्रस्ताव आया था। उसके बाद में इन सब की मौजूदगी में ये चीज हुई थी कि ये जो पुरानी जो लीज है ना, ये लीज एक्चुअली कनगांचल और ये जो बद्री आदि बद्री पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनमें 21, 11 और 34 करीबन 45 जो लीज सैंक्शन लीज थी। अब सैंक्शन लीज थी लेकिन धार्मिक महत्व को देखते हुए और आस्था का प्रश्न है तो उनका, आपको पता होगा 2005 से लगातार 500 मीटर की परिधि को उन्होंने सुरक्षित वन क्षेत्र घोषित करके उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगाई थी। तो सरकार लगातार वो कर रही है। उस मीटिंग का मैं आपको बता दूं, उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था और पता नहीं आपने एसडीएम का भी बयान सुना होगा, महाराज पता नहीं कहां से आए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बहुत भरसक बचाने की उनको कोशिश की। ये अत्यंत दुखद मामला है। फिर मैं आपको नहीं, अरे सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं ना। तो कलेक्टर साहब ने मीटिंग करी, उसके अंदर सारे लोग थे। दूसरी बात कह रहा हूं, चलिए इस टॉपिक को बंद कर दीजिए। ये मैंने कहा ना कि संदर्भ सिर्फ इस वजह से है कि विजयदास जी महाराज ने आत्मदाह किया और इस कारण से आज हम चर्चा अखबारों में सब जगह ही हो रहे हैं। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, इससे पहले कई बार ये आता है निकल करके कि साहब फलाने जो पेट्रोलिंग टीम थी उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, वहां सिपाही को कुचलने की कोशिश की, वहां पे ये कुचलने की कोशिश की। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहूं आर्य साहब, ये दुस्साहस कैसे बढ़ जाता है? संविधान ने एक विभाग ऐसा खोला जिसको डंडा दिया अधिकृत रूप से कि आपको डंडा दिया है, इसको चलाने का अधिकारी भी आप ही को दिया, बाकी कोई नहीं कह सकता है कि जनता लठ लेके जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको, तो ऐसा क्या है कि हम किसी के भी नापाक इरादे इतने जबरदस्त हो जाते, दुस्साहस इतना बढ़ जाता है और का मनोबल। योगेंद्र जी, अभी हाल ही में पुलिस बदल गई है, हो क्या रहा है? योगेंद्र जी, अभी हाल ही के अंदर हरियाणा के अंदर नूह क्षेत्र के अंदर एक हमारे डीएसपी को भी एक कुचल दिया गया था, वो जो भी लोग थे। अब मैं कहना यहाँ ये चाहता हूँ कि चूंकि पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है और हम राजस्थान, आपको पता होगा रेवेन्यू के मामले भी हम पिछड़े हुए हैं, दूसरा हमारे जो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे प्रचुरता में है। अब यहाँ पे क्या होता है, माइनिंग एक बहुत बड़ा रोजगार है। अब रोजगार के ऊपर जब से एनजीटी का जिस तरीके से प्रतिबंध लगा है ग्रीन क्षेत्र के अंदर, मैं ये भी कहता हूँ पर्यावरण बहुत जरूरी है लेकिन जनता को रोजगार की भी आवश्यकता है और राजस्थान में माइनिंग एक बहुत बड़ा रोजगार है। आज आपको मैं बता दूं कि सरकार ने जब इस क्षेत्र के अंदर कनकांचल और बद्री आदि बद्री के अंदर भी किया तो करीबन 2500 लोग बेरोजगार होंगे और करीबन 45 जो लीज सैंक्शन लीज अवैध की बात है, वो तो वैध थी, वो तो वैध खनन रोजगार का साधन। यार आप समझ ही नहीं रहे, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ रोजगार की एक बड़ी समस्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप बकवास करोगे तो रोजगार। एक बात बता रहा हूँ, ट्रक चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, क्या है किसी ना किसी का है ना, आप समझिए ना, समाज के तो लोग हैं, कोई ऊपर से थोड़ी है, ऊपर से थोड़ी है, कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। मैंने आपको ये रिपोर्ट बताई है ना, कितनी लोगों की कार्रवाई हुई है, कितने लोगों की कार्रवाई हुई है। मेरी बात जनता सुनिए, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत। सर रोजगार समस्या है, बेरोजगारी की वजह से लोग कर रहे हैं। सर सुनिए, आप ये बताइए कि बेरोजगारी की आड़ में मैं देखता हूं कई बार डोडा चूरा कोई बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, बात ये नहीं है सर।
तो ये अवसर कौन निकालेंगे? ब्रह्मा जी नहीं आएंगे ऊपर से निकालने के लिए? पहली बात सुनिए। दूसरी बात मेरी, आप ये बताइए कि लीगल माइनिंग का भी तो क्षेत्र है ना, ये कौन कह रहा है? सर ये लीगल माइनिंग ही थी, ये जो आदि आप इसको भूल जाइए। मैंने ये दोनों लीगल माइनिंग। मैं ये कह रहा हूं, ये मेरा संदर्भ नहीं है। विजय दास जी महाराज की दुखद घटना हुई, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। मैं सिर्फ ये नहीं है मेरा एजेंडा कि उन्होंने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की और वहां पे इलीगल माइनिंग थी कि नहीं थी, कि वो एक इमोशन से जुड़ा हुआ है, धार्मिक क्षेत्र है, इस वजह से कृष्ण जी की लीलाओं से और उनकी आस्था का वजह है, इस वजह से वहां साधु संतों का ये मानना है कि बिल्कुल कृष्ण की ये वो तपोभूमि है, उनकी रासलीलाओं से जुड़े प्रसंग है, उसको बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं करने देना चाहते हैं, वो आस्था से जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने आत्मदाह किया उस वक्त भी केवल एक बस राधे राधे के अलावा कुछ नहीं बोल सकते थे। उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाइए, वो कितने इमोशंस के साथ आस्था में डूबे होंगे, अंदाजा हम लोगों को उससे लगाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है सर, केवल मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या एक ही दिन और भी तो माइनिंग जहां पे होती है वहां लीगल माइनिंग करिए, वहां कौन रोक रहा है? अगर डंपर चल रहे हैं, किसी की जेसीबी चल रही है, किसी के ट्रैक्टर चल रहे हैं, हम केवल ये कह करके भाई बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी तो सर अब ये जो अपराध बढ़ रहे हैं हम कई बार मान के चलते हैं कि चोरी डकैती करेंगे, फिर ये बेरोजगारी की छूट कैसे दी जाएगी? ये देखिए योगेंद्र जी, मैंने फिर आपको बताया कि ये जो सामाजिक समस्याएं हमें उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। और आज मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर सबसे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर की चाहे बात हो, चाहे ईआरसीपी की बात हो, चाहे आपकी रिफाइनरी की बात हो, ये प्रोजेक्ट समय पे लग जाए, रोजगार की समस्याएं सॉल्व हो सकती है। लेकिन दुखद स्थितियां ये हो रही है कि हम सेंटर में बैठ के कुछ बात करते हैं, स्टेट की बात है, तो इनके बीच में समन्वय का अभाव है। सरकारों को साथ आके काम करना पड़ेगा और जो हमारी एनजीटी भी है उनको भी एक व्यवहारिक सॉल्यूशन देना पड़ेगा। आज यहाँ पर जो पुनर्स्थापित होंगे, विस्थापित होंगे, चाहे खनन जो लीज ऑनर्स हैं, चाहे वहां पे मजदूर हैं, सभी का हमको पुनर्वास करना पड़ेगा। सरकार की दोहरी जिम्मेदारी है और सरकार उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए तैयार है। और जहां तक धार्मिक आस्था की बात है, उस क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और पर्यावरण और वन के लिए हस्तांतरित किया गया। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, हर व्यक्ति का अपना तर्क है। ये कोई देखिए इंसिडेंट देखिए आप, भगवान भी क्या रचनाएं रचता है। हरियाणा में गवर्नमेंट भाजपा की, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की, और आईना दोनों को दिखाया है। एक तरफ आस्था से जुड़ा हो कि 551 दिन से जितने भी लंबे समय से साधु संत बैठे हैं, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो बैठ करके, उनका एक ही है कि आस्था से जुड़ा ये पर्वत है, आप इसको बगसिए, दूसरी जगह कर लीजिए। ये माइंड से और कहीं भी हो सकती है, वैसा पत्थर और भी जगह निकल सकता है, वो लाल रंग का जो पत्थर निकलता है दूसरी जगह भी निकल सकता है। उनका सिर्फ इतना सा अटैचमेंट है, और होना भी चाहिए। सांस्कृतिक एक धरोहर, उनके लिए आस्था का केंद्र है। एक पत्थर को भी हम नहीं देना चाहते हैं, उधर डीपीएसपी को कुचल देता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये कीचड़ में पत्थर डालते रहेंगे राजनीतिक दल, भी वास्तव में सोल्यूशन पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आता हो जो केवल बस एक लिमिट तय कर रहा हो कि बस इससे आगे मत बोलना भैया, काम मेरे से ही पड़ेगा, बस बहुत हो गए तुम लोगों के नेता गए। ये इलीगल माइनिंग ऐसे चलेगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है महात्मा के रिमोट से राजनीतिक दल भी चल रहे हैं। योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे तमिल मतलब किसी की भी हो, चाहे C2 हो, कोई केरल की हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, कोई भी सरकारें हो, सरकारें एक ही प्रकार से काम करती है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को बनाने के लिए और अपने जो राजनीतिक मोड है उसको काबू करने के लिए, उसको चलाने के लिए ये इस प्रकार की बातें करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी करते हैं। बाकी प्रशासन चलाने का एक ही तरीका है। अब इलीगल माइंस है, अवैध शराब है, जुआ सट्टा है, ये इस तरह की ये चीजें हैं, ये ऐसी गतिविधियां हैं जिनको सरकार को रोकना चाहिए, और रोक सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर रोकना चाहे तो ये सरकार कह दे कि कल से माइनिंग नहीं होगी, और अगर जिसके इलाके में माइनिंग होगी हम उसको सल्टा देंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीतिक नहीं, इसमें राजनीतिक जो दल हैं उनके लोग इसमें शामिल रहते हैं। जैसी सरकारें बदलती हैं वैसे ही वो माइनिंग के ठेके, आप क्या सोच रहे हैं आज ये माइनिंग के ठेके हैं या दारू के ठेके हैं, ये क्या आम नागरिक को मिल रहे हैं क्या? आम नागरिक क्या माइनिंग कर रहा है क्या? आम नागरिक नहीं है, इनके वो तो मजदूरी कर रहा है, और उनको ही बंद कर देते हैं। ये जो मुकदमे दर्ज करने की बात बताते हैं ना, इनमें कोई बड़ा ठेकेदार बंद नहीं है,
कि साहब कोई राजनीतिक दल का बड़ा ठेकेदार बंद हो गया हो, कोई ऐसा, वो मजदूर बंद है आपको, खनिया बंद मिलेंगे आपको इसके अंदर। ये धौलपुर, भरतपुर, वहां के जो खनिज थे, मैंने देखा है, माइनिंग वाले पकड़ के किसको लाते, खनिया को, मजदूर को मजदूरी करता है और उसको मुकदमा दर्ज करके बंद कर देते हैं। अरे भाई, जो करवा रहा है, जिनके बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, उनको कौन पकड़ेगा? उनको आप पकड़ नहीं सकते। उनको कलेक्टर, परसों पहले डिबेट में एक रिटायर्ड आईएएस थे जो बोल रहे थे साहब कलेक्टर को ऐसी पावर होती, वो होती। मैं कह रहा हूं ये सारे के सारे जो है ना, इनके अधिकारों को सीज कर देना चाहिए। ये नाम के कलेक्टर रह गए, नाम के एसपी रह गए, इनके थानों में क्या कार्रवाई होती है इनको कुछ ज्ञान ही नहीं बनता है, न कलेक्टर को पता है। आप देखिए पटवारी, गिरदावर, एक एक इंच जमीन का हिसाब है। अगर ये चाहें तो इसको रोक सकते हैं, लेकिन ये रोकेंगे इसलिए नहीं, क्योंकि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी इच्छा शक्ति करने के लिए उनके अनुसार काम करते हैं। शैलेंद्र जी, देखिए ये बात सही है कि आप हमलावर होना लाजमी है, बीजेपी होगी, और ये कहकर के कांग्रेस बच नहीं सकती कि साहब उनके यहाँ पे तो वो घटना हुई थी। घटना मूल जगह हुई है, उससे बात है। हरियाणा में आपसे जवाब मांगा जा सकता है, लेकिन राजस्थान में आपका अधिकार, आप जवाब मांगेंगे कि ये क्यों हो रहा है। एक भी घटना हो रही तो दुखद है, अपोजिशन को अधिकार दिया है संविधान ने, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि पार्टी लाइन से अलग हट करके देखना होगा, और सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में। ये बात ठीक है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, चलिए बेरोजगारी, लेकिन मैं इस बात को यूं स्वीकार नहीं कर सकता कि जो लोग अवैध माइनिंग करने के, जिनको हम किंग बना करके बैठे हैं, जिनको माफिया अब तो कहने लग गए, पहले कहा जाता है स्टोन किंग है साहब, ये तो क्रैशर किंग है, ये तो सुना होगा आपने तो बहुत अच्छे से, उनको हम किंग की वो देते हैं, अब कहने लगे हैं कि माफिया है ये। तो इस बारे में को विचार कर पाएंगे हम? क्यों बेरोजगार, वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो सकता, कतई बेरोजगार नहीं हो सकता जो पॉकलेन चला रहा है। जेसीबी तो बहुत छोटी सी बात है, जेसीबी तो आजकल एक फावड़ा हो गया। जिनके पास में पॉकलेन चल रही हैं, बड़ी और मशीनें चल रही हैं, वो बेरोजगार हो सकते हैं। तो इस बारे में को विचार किया जाना चाहिए कि हाँ, वास्तव में माफिया है, उनकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समाज के सामने एक चुनौती बन रही है। और अपराध, जब पैसा आता है, और पैसे का माध्यम क्या होता है, एक तो पसीना बहा करके जो पैसा लेकर के आता है, वो सोचता है कि पैसा कैसे आया है, वहां खुद साइड पे नहीं जाते हैं। जैसे जोशी साहब ने कहा कि मुकदमे किसी दूसरे के नाम दर्ज होता है, वहां बैठे भी कुछ और रहते हैं, जूते खाने वाले भी कुछ और लोग होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वो केवल पैसे गिनता है, पैसे में भी मस्ती में रहता है वो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर हम उनको कैसे बेरोजगार कर सकते हैं। योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, और जो ये खनन माफिया और माफिया राज जो पनप रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा। आपने देखा होगा पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कामा, पहाड़ी, डीग में खनन को रोक लगाया गया था, अवैध खननों को बंद कराया गया था। आपने देखा होगा बहुत बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी के टाइम में पकड़ा गया था, और एक सीनियर आईएएस प्रमुख सचिव लेवल के वो जेल में गए थे। और मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश मॉडल है, उसको लागू करना पड़ेगा, माफिया राज को खत्म करना पड़ेगा। और ये निश्चित तौर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, और इसको निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मैं निश्चित तौर पे आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस पे हम कठोर कार्रवाई करेंगे और नीति बनाएंगे। इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पुलिस विभाग, फॉरेस्ट विभाग, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये आपस में मिले हुए हैं, और उस तरह से जानलेवा हमले हो रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जानलेवा हमले हो रहे हैं। राजस्थान में 3.5 साल में 250 से अधिक हमले हुए हैं, और जिनमें से 100 हमले जानलेवा हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यूपी, हरियाणा की घटना निश्चित तौर पर बिल्कुल निंदनीय है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, मैंने कहा ना कि इतने आप चिंता में मत डूबिए, समय है आप लोगों के पास में, थोड़ा राजनीतिक स्तर से ऊपर सोचने की जरूरत है कि वास्तव में ऐसे माफियाज अगर आ रहे हैं, वो केवल यहीं तक नहीं है, दूसरे कामों में भी फिर वो लिप्त हैं। मैंने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना कि वो माइनिंग माफिया, शराब में भी माफिया है, जमीनों में भी माफिया है, बहुत सारे लोग हैं राजस्थान में। तो इनकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो भी माफिया है या जो भी इलीगल, आपको पता होगा कि पिछली सरकार के अंदर सबसे बड़ा जो माइनिंग घोटाला हुआ तो उसके तार ऊपर तक जुड़े हुए थे, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो उसकी वजह से वो सरकार भी गई थी, और उसके बाद से आपको तो मैंने जो आंकड़ा दिया ना उसके अंदर, नहीं, ये बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने आपको जितने भी आंकड़े दिए उसके अंदर हर जो इलीगल माइनिंग के थे कितनी एफआईआर दर्ज हुई, करीबन 4 साल के आंकड़े, जितने लोगों को गिरफ्तार हुई, आप करवा लीजिए ना। सीबीआई जांच सारी की सारी जांचें हो रही है। सीबीआई जांच आपके पिछले वाले लेटर क्या आप बात कर रहे हैं? चलिए लीक से हटके एक बात मैं शैलेंद्र जी जानना चाहूंगा, सीबीआई कहां से, एलियन से बनी हुई है?
ऊपर से टपकी हुई है सीबीआई। नहीं, सीबीआई के मैं केसेस का हमें योगेंद्र जी, मालूम है मैं क्या इस आपको तरह बता रहा हूँ, जब जिस हिसाब से राजस्थान के मंत्री नहीं, आप मुझे एक विधायक चीज इन्वॉल्व है। बताइए। अरे आपकी तो मुख्यमंत्री इन्वॉल्व थी यार, आपकी तो मुख्यमंत्री इन्वॉल्व थी, इलीगल माइनिंग में आपकी मुख्यमंत्री इन्वॉल्व थी और आपका खनिज मंत्री खुद इन्वॉल्व था, सबके ऊपर आरोप लगे थे और वो सरकार चली गई थी। 40,000 करोड़ का खनन घोटाला आपके राज में हुआ था, कि आपने हमने सब पे कार्रवाई की है और आज से पूरा का पूरा माफिया पे कंट्रोल किया गया। आपने जब दंगा माफिया हर यार तरह का बजरी माफिया। के अंदर ये देखिए, आप देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में जाके हल्फनामा कौन देके आया था कि बजरी का खनन बंद नहीं होना चाहिए? आपके आप मंत्री क्या देखिए, है? मंत्री को आपके- अरेस्ट अरे करोगे? आपकी तो मुख्यमंत्री आप इन्वॉल्व थी। माया को अरेस्ट करोगे, शांति धारीवाल जी को अरेस्ट करोगे, जो खनन चलिए, के मैं लोगों जवाब को दिलवा अरेस्ट देता हूं। करेंगे। मैं एक जवाब दिलवा देता हूं आपको, समय मेरे पास में कम है। मैं जोशी साहब, शैलेंद्र जी सवाल उठा रहे हैं कि इसको गिरफ्तार कर पाओगे, वो भी कहेंगे उधर अगर किसी के तार जुड़े मिलेंगे तो क्या गिरफ्तार कर पाएंगे? दोनों तरफ से सवाल आते हैं। मुझे तो ये बताइए कि राजस्थान में कहीं नजर आता है गवर्नमेंट, चाहे वसुंधरा राजे की रही हो चाहे वर्तमान अशोक गहलोत की हो, इतनी हिम्मत किसी सरकार ने जुटा पाई है? मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब सरकारें बच रही हैं तो मेरी औकात नहीं है कि मैं, क्योंकि सिस्टम से लड़ना बस की नहीं आजकल किसी की भी। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, पूर्ववर्ती सरकार के हर नुमाइंदा जानता था कि बजरी खनन का डॉन और माफिया कौन है। हाथ डाल पाए कोई? और आज भी सरकार को मालूम है कौन डॉन है इसका, कहां से किस क्षेत्र में बड़ा माफिया कौन है, क्योंकि उसके आंख नाक कान पुलिस होती है, पुलिस को मालूम नहीं हो। हिम्मत है किसी में जो डाल पाएगा हाथ? पूर्ववर्ती सरकार की हिम्मत हमने देख ली, सरकार चली गई, बजरी माफिया भी किसी पे हाथ नहीं डाल पाई। वर्तमान सरकार कर पाई? योगेंद्र जी, मुझे ये बताओ, राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पैसा कहाँ से आता है? कोई आम नागरिक तो इन राजनीतिक दलों को देने से रहे। पैसा वही देता है जो इलीगल काम करता है, वही इनको डोनेशन देता है। और अगर ये चीजें ये बंद कर देंगे तो मुझे बताओ, राजनीति करने के लिए जो पैसा खर्च होता है, हवाई जहाज उड़ते हैं, मैं तो देखता हूं कि हर चुनाव के समय में मंत्री हवाई जहाजों में घूम रहे। अरे साहब, हवाई जहाज 2.5, 3 लाख 5 लाख रुपए लेता है। ये लोग 6 महीने के लिए बुक कर लेते हैं, उसका पैसा कहां से आता है? ये सारी की सारी चीजें देखने की है। बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास मिलेगी। अरे आज तो पार्षद बनते ही ना जो वो ले लेता फॉर्च्यूनर, आप बताओ हालत देखो। तो ये कहां से आता है पैसा? ये सारा का सारा पैसा इलीगल मीन्स से आता है, जिसके अंदर शराब भी है, जिसमें ये माइनिंग भी है, रेत माफिया भी है, सब तरह के लोग हैं। और इनको, और सबसे ज्यादा पैसा उसमें आता है। उसमें क्या है, लागत तो है 10%, 90% उसमें फायदा है। और इस चीज को राजनीतिक दल नहीं रोक सकते, क्योंकि इनकी इनकम सोर्सेज वही है जो इलीगल काम होते हैं, उससे सबसे ज्यादा इनका इनकम। तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। राजनीतिक दलों के बारे में स्थिति हमसे बेहतर आप जानते हो, क्योंकि धरातल पे फील्ड में आप रहते हैं जहां अवैध माइनिंग हो रही है। ये भी आप जानते हैं कि कौन संरक्षण देता है, बहुत अच्छे से। मीडिया रिपोर्ट्स एक दिन आती हैं। घटना का संदर्भ ये रहा कि विजयदास जी महाराज ने, भगवान उनको लंबी उम्र दे और जो कष्ट उनको अभी मिल रहा है उससे जल्दी से जल्दी ईश्वर उन्हें बाहर निकाले। लेकिन क्या वजह है, क्या सबको मालूम है। लेकिन जब सरकारें बसती हैं, विधानसभाओं में लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कोई विधायक नहीं कहता कि हाँ फलाना आदमी ताल ठोक के नहीं कहता कि हाँ ये बजरी माफिया, ये बजरी के तार यहां से जुड़े। कोई नहीं बोलता है। बोलेगा कौन? कोई नहीं छापता, क्योंकि सिस्टम से लड़ेगा कौन? माफियाओं का एक तरह से राज इतना बढ़ गया है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, बेशक किसी को बुरा लगे, राजनीतिक संरक्षण। और अधिकारी बहुत बड़ी ताकत है। अभी भी जैसे जोशी साहब कह रहे हैं कि इनके पदों को बिल्कुल, इनको राइट्स बंद, बिल्कुल नहीं बंद करें। राइट आज भी हैं। आज भी एसपी होता है जिसको पुलिस कप्तान कहते हैं, और हैं ऐसे। लेकिन मजबूरियां बहुत होती हैं कि किसी को पोस्टिंग का लालच है, किसी को मलाई का लालच है। कलेक्टर होता है, वो आज भी है। अंग्रेजों के जमाने चले गए, लेकिन अधिकार आज भी है उनके। और एक आप कलेक्टर एसपी की बात कर रहे हैं, कांस्टेबल को जो अधिकार उसका होता है, वो माफिया को रगड़ करके रख सकता है। बस ऊपर वाले पीठ थपथपाने वाले होने चाहिए, कागज पे उस पे कलम चलाने वाले नहीं कि सस्पेंड कर दो या इसको उठा करके यहां से वहां कर दो, जो माफिया जहां चाहे वहां। यह सिस्टम जब तक दुरुस्त नहीं होगा, जब तक बीजेपी हल्ला कांग्रेस पे करेगी, कांग्रेस बीजेपी भी करेगी, दूसरे दल जो जहां पे भी वो ऐसे ही करते रहेंगे और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। विजयदास जी महाराज का जो घटना हुई आखिरी नहीं है, ये तय मान के चलिए। या दिलीप बिश्नोई जी की, माफ करिए, सुरेंद्र बिश्नोई जी की जो घटना हुई आखिरी, वो देश के इसमें बिल्कुल नहीं है। ऐसी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं और कहीं भी हो सकती हैं। कोई ये दम भरे कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, भ्रम में है वो। क्योंकि माफियाओं की कमर नहीं टूटेगी जब तक ऐसी घटनाएं आपकी और हमारी नजरें देखने से नहीं बच सकती। माफियाओं की कमर तोड़ना जरूरी है।
तब ये सब चीजें होंगी। तो देखिए अब ये हिम्मत कौन कर पाते हैं, क्योंकि दुस्साहस तो बहुत बढ़ रहा है माफियाओं का। अब सरकारों की हिम्मत बढ़ पाएगी कि ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका इंतजार रहेगा कार्रवाई के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों को और हमारे दर्शकों को। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।